हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए अरुण गुप्ता और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 43 बी एच। इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और अच्छा, इस सेक्शन को लेके कंसर्न्स और चैलेंजेस तो पहले भी थे, बट एक्सपेक्टेशन था कि बजट में कुछ आएगा, शायद डिफर कर दे 1 आध साल के लिए, या टाइमलाइन में कुछ चेंजेस आया नहीं। तो अभी चैलेंजेस वापस आ गए, क्योंकि टैक्स ऑडिट का टाइम चल रहा है। बिजनेस हाउसेस को भी प्रॉब्लम हो रही, प्रोफेशनल को भी हो रही है, बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 43 बी एच रिकैप करेंगे इन डिटेल, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहे हैं बार बार, वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, टैक्स ऑडिट में क्लॉज 22 में रिपोर्ट भी करना है इसको, ठीक है। तो उससे रिलेटेड चेकलिस्ट है, जो जो चेक करना है टैक्स ऑडिटर को, और कैसे रिपोर्ट करना है, वो भी अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन है क्या। इस सेक्शन में क्या बोला है कि अगर आपने कुछ भी परचेज किए, गुड्स या सर्विसेज अवेल करी है फ्रॉम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से, तो आपको पेमेंट टाइमली करना है। टाइमली मतलब वो अपन बात करेंगे अभी। और अगर टाइम पे नहीं किया तो जो एक्सपेंसेस है, जो परचेज या सर्विसेज का अमाउंट है टोटल, वो डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट चलते हैं। तो ये सेक्शन कब से आया? सबसे पहले ये सेक्शन आया हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 से, मतलब इट हैज़ टेकन इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। और ये फर्स्ट ईयर है रिपोर्टिंग का, इसलिए चैलेंजेस भी ज़्यादा है, ठीक है। अब इस सेक्शन में क्या कवर है वो बता दिया हमने। अगर आपने कोई भी गुड्स परचेज किया, सर्विसेज अवेल की फ्रॉम माइक्रो और स्मॉल, देखो मीडियम कवर नहीं है इसमें, ठीक है। ओनली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस आर कवर्ड। उनसे परचेज किया, टाइमली पेमेंट करा, ठीक है, नहीं किया तो डिसअलाउ हो जाएगा। अभी बोलोगे सर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या है, कुछ क्राइटेरिया है क्या? हाँ है। माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन है? एंटिटी हैविंग एन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, कितना? नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ या उससे कम है। टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है तो माइक्रो एंटरप्राइजेस है। स्मॉल, स्मॉल का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ या उससे कम है, एंड टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है, तो ये तो हो गई माइक्रो और स्मॉल की डेफिनेशन, ठीक है। ये हम बोल रहे थे ना कि टाइमली पेमेंट होना चाहिए, तो टाइम क्या है? टाइमलाइन दो दी है। अगर आपने एग्रीमेंट किया है सेलर से, फॉर्मल एग्रीमेंट है, तो पेमेंट कितने दिन में करना है? 45 डेज में, ठीक है। और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पेमेंट करना है 15 दिन में। तो बेहतर है एग्रीमेंट बनाओ, रिकॉर्ड पे भी रहता है, आपको टाइम भी ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक। ये तो हो गई टाइमलाइन की बात। अभी बोलोगे सर ठीक है, अगर नहीं करा हमने इतना टाइमलाइन में तो क्या होने वाला? तो अब अपन बात करते हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस। आपने इतने टाइम में नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन ओवरड्यू अमाउंट। रेट क्या रहेगा? जो आरबीआई ने रेट नोटिफाई किया उससे 3 टाइम्स। सपोज आरबीआई का रेट नोटिफाई 6.5 है, तो आपका करीब करीब 19.5 हो जाएगा कंपाउंडिंग। ये भी कॉस्टली है, एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इंटरेस्ट लगेगा और जो आप पे करोगे, जो बायर पे करेगा, वो भी डिसअलाउ हो जाएगा सेक्शन 37 में। इसका डिडक्शन भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब बोले सर इंटरेस्ट कब से लगने वाला है? तो अगर आपका एग्रीमेंट है तो जो डेट एग्रीड हुई है उससे लेके पेमेंट की डेट तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपका, ठीक है। और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो जिस दिन 15 दिन खत्म हो रहा है फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ गुड, आपने जिस दिन गुड एक्सेप्ट की है उसका 15 दिन, 16वें दिन से आपका इंटरेस्ट लगेगा, जिस दिन आपने पेमेंट किया तब तक। तो ये इंटरेस्ट हो गया। तो दो कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए, इंटरेस्ट लगेगा, रेट बता दिया, और वो इंटरेस्ट डिसअलाउ भी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने सेलर का पेमेंट नहीं किया, इंटरेस्ट तो लग ही रहा, बट अगर 31 मार्च को जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है अनपेड, 31 मार्च को, वो पूरा उठा के डिसअलाउ कर दिया जाएगा।
सपोज आपका 1 करोड़ का बैलेंस अनपेड है, 31 मार्च को बैलेंस शीट में दिख रहा है क्रेडिटर्स में, ठीक है, उस पर 30% टैक्स लगेगा, 30 लाख आपको टैक्स देना है। तो इसमें ओपनिंग बैलेंस कम हो जाएगा। जैसे आपका ओपनिंग बैलेंस 20 करोड़ है और क्लोजिंग बैलेंस 30 करोड़ है, ठीक है, तो 30 माइनस 20, 10 करोड़ पे डिसअलाउ होगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन ही लगा आपका 1 अप्रैल 23 से। तो जो ओपनिंग बैलेंस है या बोले जो क्लोजिंग बैलेंस आया 31 मार्च 2023 का, वो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर से तो होना ही है, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंस में 3 चीजें बना दी। 31 मार्च को जो अनपेड अमाउंट है वो डिसअलाउ हो जाएगा, इंटरेस्ट लगने वाला है और इंटरेस्ट भी डिसअलाउ होने वाला है, ठीक है। अब देखो आप, अभी इसमें एक क्वेश्चन आता है कि बोले सर जो सेलर है वो तो ठीक है, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, तो क्या बायर का भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जरूरी है? नहीं, बायर का नहीं है। बायर तो कोई भी हो, बोला है अगर आपने माइक्रो स्मॉल से खरीदा, मतलब बायर का मैंडेटरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर एक रेगुलर क्वेश्चन कई बार आया भी है अभी फोरम में कि हमने अगर ट्रेडर से परचेज किया या रिटेलर से परचेज किया तो जो आपके ट्रेडर्स हैं और रिटेलर्स हैं उन पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। ये सेक्शन एप्लीकेबल है ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड सर्विस प्रोवाइडर। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू होलसेल ट्रेडर और रिटेलर्स, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी किसी ने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ऑप्ट किया 44 एडी और एडीए में, तो क्या उसको भी ये सेक्शन लगने वाला है? नहीं लगने वाला है। ये सेक्शन नहीं लगने वाला है जिन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया है। क्यों नहीं लगने वाला वो बता देता हूँ। आप ये सेक्शन 44 एडी और एडीए की डेफिनेशन पढ़ोगे लाइन में, तो उसमें लिखा है दिस सेक्शन ओवरराइड्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 28 टू 43 सी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो सेक्शन 28 से लेकर 43 सी तक जो सेक्शन है उनको ओवरराइड करते हैं सेक्शन। तो 43 भी तो अपने इनको लगने वाला नहीं है ना। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जिन्होंने ऑप्ट किया उनका टेंशन नहीं है, ये 43 बीएच उनको नहीं लगने वाला है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है, बोले सर हमारा तो ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, हमने तो ऑडिट नहीं कराया, तो क्या हमको भी ये देखना है, हमको भी एप्लीकेबल है क्या? ये है। 43 BH इज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ बुक्स बीइंग ऑडिटेड। आपकी बुक्स में ऑडिट हो या नहीं हो, आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल है। इसको नहीं है वो बताया है, ट्रेडर्स को नहीं है, ओपनिंग बैलेंस नहीं इंक्लूड होएगा, प्रिएम्प्टिव टैक्सेशन वालों को नहीं लगने वाला, ठीक है। एक और आता है, अच्छा हम लोग जब परचेजेस करते हैं या सर्विसेज अवेल कर रहे हैं तो इनवाइस आता है, पूरा अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, उसमें जीएसटी भी होता है। तो कई लोग पूछते हैं कि सर जीएसटी भी डिसअलाउ होगा क्या, इंक्लूड होगा इसमें? हाँ होगा। सेक्शन 43 BH बोलता है क्या, वो टर्म जो यूज किया ना उसमें, एनी सम पेबल बाय द एसएससी, एनी सम मतलब आपका जीएसटी भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी जो एंटायर अमाउंट है वो डिसअलाउ हो जाएगा 43 BH में, विच इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब जीएसटी भी इंक्लूड होगा। ऐसा नहीं कि जीएसटी अलग करो फिर देखेंगे, ऐसा नहीं, जीएसटी इंक्लूसिव है, ठीक है। और द अमाउंट विच इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, मैंने इसलिए बार बार बोल रहा हूँ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्योंकि नीचे एक और क्वेश्चन आने वाला है इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन क्या आता है जनरली, व्हाट इफ द एक्सपेंडिचर हैज बीन कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स। अभी एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज किया है और डिले है पेमेंट में, तो क्या होगा? ये तो कैपिटलाइज किया ना एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुआ ही नहीं, तो 43 BH लगेगा ही नहीं, समझे ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर 43 BH में कवर नहीं होंगे, सिर्फ वो एक्सपेंडिचर कवर होंगे जो प्रॉफिट और लॉस में डेबिट होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट क्लेम्ड बाय टैक्स पेयर व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम। पीएनएल में डेबिट नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कवर नहीं होंगे, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर एक नीचे क्वेश्चन पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ओपनिंग बैलेंस का, तो ओपनिंग बैलेंस इंक्लूड नहीं होंगे, फर्स्ट ईयर है क्योंकि सेक्शन ही 1 अप्रैल 23 से एप्लीकेबल है,
ये बोलोगे सर ओपनिंग बैलेंस, अरे ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है पिछले साल का। तो उस समय 31 मार्च 2023 का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं था ना, तो ओपनिंग बैलेंस पे कहाँ लगेगा। तो एक अभी नया इशू आ रहा बार बार कि सपोज बायर ने गुड्स लिए, गुड्स डिलीवर हो गए, उसके बाद उसको कुछ गुड्स से मटेरियल डिफेक्टिव है, तो उसने कंसर्न रेज किया, डिस्प्यूट हुआ उसका सप्लायर से। तो उस केस में जो पीरियड 15 दिन और 45 दिन है, वो कहाँ से काउंट होंगे, कैसे होगा, उस पर अपन डिस्कस करते हैं। उसको देखो FAQ फॉर्म में लेके आए क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अभी ए टैक्स पेयर उसने गुड्स परचेज किया MS ई सप्लायर से, कब लिया, 31 मार्च 24 को। ठीक है, और गुड्स गुड्स वेरीफाई किया, डिस्प्यूट रेज किया उसने कब, 5 मार्च को, मतलब 4 दिन बाद ही उसने डिस्प्यूट रेज कर दिया और सप्लायर को बोल दिया कि भैया ये मटेरियल डिफेक्टिव है, आप वापस ले जाओ। डिस्प्यूट चला, डिस्प्यूट रिजोल्व कब हुआ, 30 मार्च 2024 को। तो अब पेमेंट की ड्यू डेट क्या है, एग्रीमेंट नहीं है इसमें, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, तो देखो रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो पेमेंट कब करना है अपने को, 15 दिन के अंदर। करेक्ट। डिस्प्यूट कब रेज कर दिया उसने, विद इन 15 दिन नहीं, 1 मार्च को खरीदा, 5 मार्च को डिस्प्यूट रेज कर दिया, तो डिस्प्यूट वैलिड है। करेक्ट। डिस्प्यूट रिजोल्व कब हुआ, 30 मार्च को। ठीक है, तो अभी क्या जो 15 दिन जो काउंट होंगे, वो होंगे आपके 30 मार्च 24 से। तो पेमेंट कब करना है इसको, 13 अप्रैल 2024 तक पेमेंट करना है। करेक्ट, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में सपोज करो अगर उसने डिस्प्यूट रेज किया 20 मार्च को, मतलब 1 मार्च को परचेज किया और 20 मार्च को बोलता साहब मटेरियल डिफेक्टिव है, डिस्प्यूट रेज कर दिया, क्या डिस्प्यूट वैलिड है, नहीं है। 15 दिन के बाद डिस्प्यूट रेज करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि 15 दिन तो पेमेंट की डेट है ना। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा, और यहाँ 15 दिन काउंट होंगे आपके 1 मार्च से ही। तो 1 मार्च से 15 दिन काउंट होंगे, 15 मार्च तक पेमेंट करना था। तो सिंपल सी चीज ये है कि अगर बायर ने डिस्प्यूट रेज कर दिया विद इन 15 डेज में, तो वैलिड है। फिर आपका टाइमलाइन काउंट होगा जिस दिन डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा। अगर 15 दिन के बाद डिस्प्यूट रेज किया केस, तो वो वैलिड डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, हाँ, कोई बोलता है हमारा 31 मार्च 24 का जो आउटस्टैंडिंग है, वो हमने रिटर्न के ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर दिया, क्या डिडक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। लगता है कंफ्यूजन होता है कि क्योंकि 43B में प्रोफेशनल टैक्स, ग्रेचुटी, इनडायरेक्ट टैक्स और बहुत सारी चीज़ें दी है, उस बोनस है, उसमें लिखा है कि भाई आपने ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर दिया, डिडक्शन दे देंगे। बट इस केस में नहीं है, 43BH में बहुत क्लियर है कि भैया आप तो जो अनपेड रहेगा 31 मार्च को वो पूरा डिसलाउ होगा, आप कभी भी पे करो नहीं मानेंगे। तो 43BH थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी चीज़ों से जो सेक्शन 43B में कवर है। ठीक है, अब एक और, वेदर एनी डिसअलाउंस विल बी अट्रैक्टेड under 43BH in case payment is made beyond the time permitted under MSME but within the same financial year। ये अच्छा है भाई। सपोज अच्छा एग्जाम्पल से करते हैं हम लोग, है ना। सपोज 1 जनवरी 24 को कुछ परचेज किया, ठीक है, एग्रीमेंट है फॉर्मल, तो पेमेंट कब करना है अपने को, 45 दिन में। ठीक है, 45 दिन बोले तो 15 फरवरी आ गई। ठीक, लेकिन 45 दिन में तो पेमेंट कर ही नहीं है, पेमेंट तो किया जाके 15 मार्च में, 1 महीने और ज्यादा। तो अब क्या होने वाला कॉन्सिक्वेंसेज इसमें, इंटरेस्ट लगेगा 1 महीने का जो बताया, वो इंटरेस्ट डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन चूंकि पेमेंट डिले करा और 31 मार्च के पहले कर दिया, 31 मार्च में कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो जो टोटल अमाउंट जो परचेज थी
वो डिसअलाउ नहीं होगी, उसका डिडक्शन बिल्कुल मिल जाएगा अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट कर दी। डिले किया इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो ऐसे समझ लो, कोई भी पेमेंट डिले किया बट 31 मार्च के पहले कर दिया, तो उसमें सिर्फ दो कॉन्सिक्वेंसेस है, एक तो इंटरेस्ट लगेगा और वो इंटरेस्ट डिसअलाउ भी हो जाएगा, ठीक। थोड़े चैलेंजेस हैं बिजनेस हाउसेस के लिए, बट प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। मैं बता देता हूँ मेरे मेरे सजेस्टिव क्या क्या होना चाहिए। एक तो जब आप परचेज करें माइक्रो स्मॉल से, फॉर्मल एग्रीमेंट बना लें, उसमें टाइमलाइन लिख दें, क्योंकि एग्रीमेंट रहेगा तो आपको 45 दिन मिलने वाले हैं, बिना एग्रीमेंट के 15 दिन है। तो फॉर्मल एग्रीमेंट रहेगा, टर्म कंडीशन रहेगी, 30 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। पेमेंट की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, 45 एग्रीमेंट है, 45 दिन में पेमेंट करें। डॉक्यूमेंटेशन पूरा करें, मतलब आपको डिक्लेरेशन लेना है सप्लायर से, वो आपको डिक्लेयर करके देगा कि वो माइक्रो में फॉल करता है, स्मॉल में करता है, और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख देगा। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ डिक्लेरेशन ले लें वहाँ से। तो तीन चीज़ों का ध्यान रखें, फॉर्मल एग्रीमेंट करें, टाइम पे पेमेंट करें, और जो सप्लायर है उससे एक डिक्लेरेशन ले लें, तो आपका 60-70% काम तो यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये तो अपने सेक्शन की बात कर ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, कोई क्वेरी थी वो कर ली। अब इसको टैक्स ऑडिट में रिपोर्ट करना है, लॉस 22, वहाँ पे अपने को रिपोर्ट करना है amount of interest inadmissible on delay payment or any other amount not allowable under clause H of section 43B। मतलब जो इंटरेस्ट है पे किया वो तो डिसअलाउ होगा, हमने बोला भी है, तो वो रिपोर्ट करना है, और 31 मार्च को जो बैलेंस है वो रिपोर्ट करना है। अब प्रॉब्लम क्या है, टैक्स ऑडिटर के पास चैलेंज है, एक तो वो इंटरेस्ट कैसे वेरीफाई करे, कहाँ से चेक करे। 31 मार्च को बैलेंस, जो क्रेडिट बैलेंस है वो चेक करना, वो कितना उसमें माइक्रो का और स्मॉल का है, क्योंकि बिजनेस हाउसेस को भी चैलेंज है। तो एक सजेस्टिव चेकलिस्ट है, या बोले तो प्रोसीजर है, क्या कर सकते हैं हम लोग। पहला का, ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ सप्लायर फ्रॉम द ऑडिटी। आप क्लाइंट से बोलो भैया जो जो आपके सप्लायर है ड्यूरिंग द ईयर उनकी लिस्ट दो, और लिस्ट में जो आपको कॉलम में फॉर्म में इंफॉर्मेशन चाहिए, लिस्ट में सिर्फ नाम नहीं चाहिए हमको, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, उनके रजिस्ट्रेशन की डेट चाहिए, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, वो चाहिए, क्योंकि मीडियम को तो एप्लीकेबल नहीं है। वाइफर्केशन रहेगा ना कि माइक्रो है ये स्मॉल है, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको। तो क्लाइंट को बोलो कैटेगरी लिख के दे, रजिस्ट्रेशन नंबर दे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे, एक्टिविटी भी दे सप्लायर का, कि मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है या ट्रेडिंग है। क्यों, ट्रेडिंग को तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। और एक एडिशनल कॉलम और चाहिए कि इस सप्लायर से हमारा एग्रीमेंट है या नहीं है, क्योंकि अगर हमको पता रहेगा एग्रीमेंट है या नहीं है तो हमको टाइमलाइन भी कैलकुलेट करने में इजी रहेगी। क्यों, एग्रीमेंट के केस में 45 दिन है, नॉन एग्रीमेंट के केस में 15 दिन है। तो अगर आप ऐसी एक लिस्ट मांग लें अपने क्लाइंट से, तो आपका बहुत सारा काम इधर हो जाएगा। एटलीस्ट आप क्लोजिंग बैलेंस तो आराम से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट आ जाएगी, फिर क्लाइंट से बोलो डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन लेजर निकाल के दे देंगे इनका, और बैलेंस आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2024 का आप ले लो पार्टी वाइज, तो वो आपका इजी हो जाएगा। और देखो ये क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि डे टू डे अकाउंटिंग उन्होंने किया, सब उनको पता है, तो लिस्ट वही प्रोवाइड कर पाएंगे, और वही सप्लायर को आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज क्या चाहिए, क्लाइंट से एज वाइज एनालिसिस मांग लो जो आपका आउटस्टैंडिंग है। एज वाइज मतलब 15 दिन से ज़्यादा, 45 दिन से ज़्यादा, सब। तो उसमें क्या अपने को पता रहेगा कौन सा 45 दिन से ज़्यादा हो रहा है, कौन सा 15 दिन से ज़्यादा। तो ऐसा इंटरेस्ट में प्रॉब्लम आएगी, इंटरेस्ट कैसे देखें, क्लाइंट ने प्रॉपर कैलकुलेट किया नहीं किया, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसमें तो मेरा सजेशन, इवन मैं भी अपने क्लाइंट में सैंपल बेसिस पे चेक करने वाला हूँ, या टेस्ट बेसिस पे चेक करेंगे, तो पूरा चेक तो कर नहीं पाएंगे। एक सैंपल ले लेंगे 20% या 25% का, और उस पर ही ओपिनियन दे पाएंगे।
तो इसमें क्या चेक करना है अपने को, वेदर एनी इंटरेस्ट ड्यू और पेड ड्यूरिंग द ईयर हैज बीन डेबिटेड एंड प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। P&L में डेबिट किया कि नहीं किया, सेपरेटली डिस्क्लोज हो जाए कि ये MSME का है, ताकि उसको जब हम कंप्यूटेशन करें या 3CD में रिपोर्ट करें तो वो अमाउंट आ जाए। यहाँ पे टेस्ट चेक बेसिस पे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा पॉइंट है, इफ द वायर हैज नॉट प्रोवाइडेड इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया, क्यों? क्योंकि उसका डिस्प्यूट हो गया सप्लायर से। तो ये हम लोग MSC का जो फैसिलिटेशन सेंटर है वहाँ पे पता लगा सकते हैं स्टेटस। और अगर आपके क्लाइंट अगर कंपनी है तो कंपनी के केस में क्या है, कोई डिस्प्यूट होता है ना तो फॉर्म MSME1 वो आप चेक कर लो MCA पोर्टल, ठीक है। अच्छा, अगर बायर के अकाउंट्स ऑडिट का हो रहा है सेक्शन 44AB में किसी और सेक्शन में, तो उसको ये MSME का ट्रांजेक्शन जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर करने होते हैं एज पर सेक्शन 22 ऑफ MSME एक्ट। तो वहां से ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो अपने को क्या क्लाइंट से लिस्ट मांगनी है, इसमें लिखा हो माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए, कैटेगरी चाहिए, ट्रेडर है, सप्लायर है, सर्विस प्रोवाइडर है, एग्रीमेंट है नहीं है। दूसरी चीज उनका बैलेंस आउटस्टैंडिंग चाहिए ताकि ईयर एंड का बैलेंस पता लग जाए। इंटरेस्ट के केस में हमको सैंपल या टेस्ट चेक बेसिस पे करना पड़ेगा, तो इससे हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा और हम उसमें इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं टेस्ट चेक बेसिस पे करके। अगर ऑडिटर सेटिस्फाई है, हम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊंगा, तो उसमें जो अमाउंट डेबिट हुआ P&L में वो हम रिपोर्ट कर देंगे क्लॉज 22 में। और कोई इंटरेस्ट नहीं है इनएडमिसिबल, मतलब कोई इंटरेस्ट लगा ही नहीं, टाइमली पेमेंट किया ड्यूरिंग द ईयर, तो उसमें नील लिख देंगे। बहुत सारे क्लाइंट का 30 डेज का टाइम पीरियड रहता है और प्रॉपर एग्रीमेंट है, तो इतना देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। हाँ, अच्छा हाँ, अगर आपने चेक कर लिया टेस्ट बेसिस पे तो आप उसमें कमेंट भी दे सकते हैं, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट और ब्ला 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 करके सैंपल ऑन बेस ऑफ सैंपल चेकिंग, टेस्ट चेकिंग, वी आर सेटिस्फाइड ब्ला ब्ला करके उसमें लिख दीजिए। बट अगर क्लाइंट ने कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा, सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो आपको तो सीधा लिखना ही पड़ेगा वो यहाँ मैंने दिया है। The entity does not have relevant information regarding any micro or small enterprises which is registered under the provision of Micro, Small and Medium Enterprises Act 2006. Hence, amount due and interest payable is not ascertainable. फिर वो क्लाइंट देखे, क्योंकि क्लाइंट अगर नहीं है मेरे पास कुछ भी तो कहाँ से करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जो डिस्कशन किया है इंफॉर्मेशन या चेकलिस्ट का, ये सजेस्टिव है। अगर आपके पास और भी हो तो कमेंट में लिखें, मेरा वर्क भी इजी हो जाएगा। थैंक यू।